गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम जनसंख्या संसाधन अनुपात के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम जनसंख्या संसाधन अनुपात क्या होता है, उसकी क्या समस्याएं हैं, इनके बारे में अपने पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जनसंख्या संसाधन अनुपात के अंदर जो लास्ट बिंदु है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वह है जनसंख्या संसाधन प्रदेश। विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में हर स्थान पर अलग अलग रूप में संसाधन पाए जाते हैं और जो जनसंख्या का वितरण है वह भी अलग अलग है। तो इन दोनों ही बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या और संसाधन के अनुपात में विश्व को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा गया है। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव क्या है, वहाँ संसाधन जो उपलब्ध हैं उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, उनका प्राविधिक स्तर के बारे में यानी कितना वहाँ टेक्निकल विस्तार है, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए विभिन्न जनसंख्याविदों ने विश्व को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा है। जनसंख्या संसाधन प्रदेश का निर्धारण करने के लिए मुख्य रूप से दो तत्व हैं जिन पर ध्यान दिया जाता है। एक तो है जनसंख्या व संसाधन का अनुपात, यानी संसाधन और जनसंख्या के मध्य क्या अनुपात है, संसाधनों की तुलना में कितनी किसी क्षेत्र में जनसंख्या है। और दूसरा है प्राविधिक उपलब्धता का स्तर, यानी किसी भी क्षेत्र में उन संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए कितना टेक्निकल नॉलेज वहाँ पे मौजूद है जिनसे उन संसाधनों का प्रयोग कर सकें। तो संसाधन प्रदेशों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एंकरमैन नाम के विद्वान ने 1959 में विश्व के विभिन्न प्रदेशों को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों की एक श्रेणी में रखने का या विभक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने किसी विशिष्ट समाज का जो तकनीकी स्तर है उसको इसका आधार बनाया, यानी जो टेक्निकल नॉलेज थी उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया। तो इस आधार पर यानी जनसंख्या का और संसाधन का अनुपात क्या है और वहाँ कितना टेक्निकल विकास है, इसको ध्यान में रखते हुए एंकरमैन ने विश्व को 5 प्रमुख संसाधन प्रदेशों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला आता है संयुक्त राज्य प्रकार के प्रदेश, दूसरा आता है यूरोपीय प्रकार के प्रदेश, तीसरा आता है मिस्र प्रकार के प्रदेश और चौथा आता है ब्राजील प्रकार के प्रदेश, पांचवा है आर्कटिक मरुस्थल प्रकार के प्रदेश। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राज्य प्रकार के प्रदेश। ये जो प्रदेश हैं इनमें जनसंख्या उच्च और जो संसाधन क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी है और टेक्निकल विकास भी अच्छा है, यानी तकनीकी विकास के आधार पर उच्च जनसंख्या और जो संसाधन क्षमता है उसका अनुपात इसमें दिखाया गया है। इसमें आते हैं मेनली संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और रूस तथा अर्जेंटीना। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ भौतिक संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है और इनका क्षेत्रीय विस्तार भी काफ़ी है, यानी काफ़ी बड़े एरिया में फैले हुए हैं। अतः ये क्षेत्र जो है वो भविष्य में भी इसी श्रेणी में रहेंगे क्योंकि वहाँ पे संसाधन प्लस जो वहाँ का विस्तार है वो काफ़ी अधिक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास हो रहा है, जिसके कारण कुछ हानिकारक प्रभाव भी यहाँ दिखाई देते हैं। ये क्षेत्र जो हैं वो अपनी उच्च क्षमता के आधार पर जो विश्व के अन्य क्षेत्र हैं उनके संसाधनों को भी प्राप्त करने में सफल हैं। यहाँ जो जनसंख्या का आकार है वो सीमित है और इसी कारण से जो लोगों का टेक्निकल नॉलेज है लोगों की वो काफ़ी अच्छी है और उनमें जो श्रम की क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है वो विकसित क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि यहाँ पे संसाधन भी उपलब्ध हैं, यहाँ पे क्षेत्रीय विस्तार भी है, जनसंख्या का जो दबाव है वो इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब कम दबाव है और ये क्षेत्र जो है वो विकसित रूप में पाए जाते हैं। दूसरे आते हैं यूरोपियन प्रकार के प्रदेश। जो यूरोपियन प्रकार के प्रदेश हैं यहाँ पर अमेरिकी क्षेत्रों की तरह है, जनसंख्या जो है वो सीमित मात्रा में है, टेक्निकल ज्ञान भी इनका काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय विस्तार कम है, यानी ये एरिया वाइज जो है वो कम क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसके अलावा जो संसाधन है वो भी यहाँ कम मात्रा में मिलते हैं। संसाधनों के पैरेलल जो जनसंख्या है वो काफ़ी अधिक है, तो यहाँ पे जनसंख्या जन आधिक्य की स्थिति देखने को मिलती है। इसमें हम बात करें तो इसमें आते हैं मुख्य रूप से पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप के राष्ट्र,
जिसमें है रोमानिया, बल्गारिया, टर्की, यूगोस्लाविया, इनको इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। इसके अलावा इजराइल, जापान, मध्य सोवियत रूस, ये भी इसके इसी प्रकार के क्षेत्रों में आती हैं। आगे बात करें तो ये क्षेत्र जो है वो भारत, चीन, कोरिया, टर्की, पोर्टोरिका, घाना आदि क्षेत्रों की जो सीमाएं हैं वहां तक इसका विस्तार हो गया है। सीमित संसाधनों पर यह क्षेत्र आधारित है और यहाँ जनसंख्या काफी अधिक है। तो इन क्षेत्रों में जो है वो जीवन धारा योग्य जो परिस्थितियां हैं उनके लिए संघर्ष स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, संसाधन कम है, तो लोगों को अपने विकास के लिए जो है संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ पर टेक्निकल विकास जो है और जो भारी विश्व से व्यापार है वो भी काफ़ी हद तक डेवलप हो रहा है, जिस पर इन क्षेत्रों का विकास जो है वो निर्भर होता है। तो इस तरीके से यूरोप में जो विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई अवस्था में संसाधन मिलते हैं उनका विकास करने के लिए यानी उनका दोहन करने के लिए काफ़ी हद तक काम किया जा रहा है। तो जो यूरोपियन प्रकार के प्रदेश हैं वे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ संसाधन भी सीमित है, जनसंख्या सीमित है, लेकिन संसाधनों की तुलना में वो जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ जो है विकास की भी कमी है। तीसरे जो हमारे आते हैं वो आते हैं मिस्र प्रकार के प्रदेश। मिस्र प्रकार के जो प्रदेश है वहाँ पे जन आधिक्य की समस्या है, यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा जनसंख्या और भूमि में संतुलन की समस्या है, यानी जनसंख्या ज़्यादा है और जनसंख्या के लिए जो है वो भूमि कम उपलब्ध है। इनकी जो जनसंख्या विकास की दर है वो भी काफ़ी तीव्र है। इनका जो मुख्य आर्थिक कार्य है वो है कृषि। कृषि योग्य जो भूमि है उसमें अधिकतर खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। सामाजिक विकास का स्तर भी इनका बहुत कम है, अल्पविकसित क्षेत्र है। विकासात्मक दृष्टिकोण भी नकारात्मक है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो पुरानी प्रवृत्ति के हैं, पुरानी बातों में विश्वास करते हैं। धीरे धीरे ये जो है विकास की ओर उन्मुख ना होकर के मात्र जीवन यापन को ही जो है अपने जीवन का तरीका बना रहे हैं, यानी ये अपना डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि सिर्फ इनकी सोच ये है कि कैसे भी हमारा जीवन जो है वो चलता रहे बस। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख देश आते हैं मिस्र, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, दक्षिणी यूरोप में सिसिली, सार्डिनिया, दक्षिणी इटली, अल्बानिया, यूनान तथा दक्षिणी यूगोस्लाविया। नई दुनिया में हेटी, एल सल्वाडोर तथा ग्वाटेमाला। एशिया में भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लेबनान, साइप्रस आदि क्षेत्र। तो ये क्षेत्र जो है वो लगभग विकासशील क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं और धीरे धीरे अपने डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है ब्राज़ील प्रकार के प्रदेश। इसमें आते हैं हिंद चीन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। 3 क्षेत्रों को इसमें शामिल करते हैं। यहाँ पे तकनीकी विकास में बहुत ज़्यादा कमी है। जनसंख्या स्थापत्य में अग्रणी हो गए हैं ये क्षेत्र। यहाँ पे जनसंख्या संसाधन अनुपात में संतुलन नहीं है, यानी संतुलन का अभाव पाया जाता है। तकनीकी विकास के साथ साथ यहाँ सामाजिक आर्थिक विकास भी होता है और जनसंख्या आधिक्य की स्थिति है यहाँ, जिससे कि ये जनसंख्या धीरे धीरे तकनीकी विकास के विकसित होने के कारण अपना जीवन जीने में समर्थ हो रही हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो यूरोपीय और जो चीन प्रकार के क्षेत्र हैं उनके मध्य की ये स्थिति है, यानी ये जो क्षेत्र हैं वो अपना डेवलपमेंट धीरे धीरे करने की ओर उन्मुख हो रही हैं। लास्ट जो संसाधन प्रदेश आता है वो है आर्कटिक मरुस्थल प्रकार के प्रदेश। इनकी अगर हम बात करें तो जनसंख्या विकास की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा अल्प विकसित क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं तो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है और जहाँ कहीं भी उपलब्ध हैं वहाँ पे जो उनका दोहन है, यानी उनका जो उनके द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो काफ़ी कम मात्रा में किया जा रहा है। इसके बाद में बात करें तो इन क्षेत्रों में कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, कच्चे माल आपूर्ति की क्षमता है यहाँ। खनिज पदार्थ, खनिज तेल और जितने भी सामुद्रिक संसाधन हैं जैसे कि मछली वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह, ये सभी आसानी से मिलता है यहाँ। तो अगर भविष्य में यहाँ पर टेक्निकल विकास हो जाए तो जनसंख्या का विकास भी यहाँ पर संभव है। इसमें अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से अंटार्कटिका महाद्वीप और ग्रीनलैंड क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी भाग, यूरेशिया का सुदूर उत्तरी भाग तथा उत्तरी ध्रुव के जो समीपवर्ती द्वीप समूह हैं उन्हें इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस प्रकार की परिस्थितियां जो विश्व के उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र हैं
उनमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम बात करें तो विश्व के जो जनसंख्या संसाधन प्रदेश हैं उसमें कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो टेक्निकल रूप से डेवलप हैं, वहाँ पे संसाधन उपलब्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अभी तकनीकी विकास के अंतर्गत वो कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ धीरे धीरे तकनीकी विकास को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा टॉपिक है जनसंख्या संसाधन अनुपात वो खत्म होता है, उसमें जो विभिन्न बिंदु हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं।